नमस्ते दोस्तों, स्टडी सादान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हर एक जरूरी बिंदु को बहुत विस्तार से समझेंगे। और ये जो एक्ट है, ये पुलिस की नौकरी, खासकर यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसीलिए इसे खाकी वर्दी का डिजिटल हथियार भी कहा जाता है। हाँ, और आज की क्लास का हमारा लक्ष्य रटना बिल्कुल नहीं है। हम हर धारा, हर सेक्शन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल आए तो वो गलत ना हो। तो चलिए सबसे पहले इस अधिनियम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर डालते हैं। इसमें 3 तारीखें हैं जो याद रखनी ही चाहिए। कौन कौन सी? पहली है 9 जून 2000। ये वो दिन है जब भारत के राष्ट्रपति ने इस कानून पर अपनी सहमति दी थी, दस्तखत किए थे। ठीक है, सहमति की तारीख। फिर आती है सबसे जरूरी तारीख, 17 अक्टूबर 2000। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब ये एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ। ये तारीख तो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, इसे तो नोट कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल। और फिर समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली तो कानून में भी बदलाव की जरूरत पड़ी। तो तीसरी तारीख है 27 अक्टूबर 2009, जब इसमें जरूरी संशोधन अमेंडमेंट्स लागू हुए। और इसका जो विस्तार है, ये कहाँ लागू होता है, वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर से भी, मान लीजिए पेरिस में बैठकर, भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाता है, तो भी उस पर यह कानून लागू होगा। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका क्षेत्राधिकार, इसकी पहुंच वैश्विक है। अच्छा, अब आते हैं धारा 2 पर, जिसमें कुछ जरूरी परिभाषाएं दी गई हैं। इन्हें समझना आगे की धाराओं के लिए नींव का काम करेगा, है ना? बिल्कुल। जैसे सबसे पहला शब्द है कंप्यूटर। अब हमारे दिमाग में तो डेस्कटॉप या लैपटॉप आता है। हाँ, पर कानून की नजर में इसका सिर्फ उतना ही तो नहीं होगा। नहीं, कानून की नजर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल डिवाइस जो डेटा प्रोसेस कर सकता है, वो कंप्यूटर है। अच्छा, हमारा स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एटीएम मशीन, ये सब कंप्यूटर की परिभाषा में आते हैं। सब कुछ। और जब एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट। बिल्कुल। और इस डिजिटल दुनिया में हम अपनी पहचान कैसे साबित करते हैं? जैसे हम कागज पर दस्तखत करते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। ये किसी डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने का, ऑथेंटिकेट करने का एक डिजिटल तरीका है। और ये सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी कौन करता है? कोई भी कर सकता है? नहीं, उसके लिए होती हैं प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये वो संस्थाएं होती हैं जिन्हें सरकार लाइसेंस देती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने का। चलिए धारा 2 की कुछ और परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि साइबर कैफे। साइबर कैफे तो हम सब जानते हैं। हाँ, पर कानून की नजर में इसकी परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसी जगह जहां से आम जनता को पैसे लेकर इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाती है, वो एक साइबर कैफे है। ठीक है। और एक शब्द है उपयोगकर्ता या सब्सक्राइबर। ये वो व्यक्ति है जिसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आसान भाषा में, जो उस डिजिटल सिग्नेचर का मालिक है। और डिजिटल हस्ताक्षर तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जैसा ही हुआ। हाँ, ये रिकॉर्ड को प्रमाणित करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे धारा 43 की, जो सिविल अपराधों से जुड़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, धारा 43 और 44। धारा 43 में बताया गया है कि अगर कोई बिना मालिक की अनुमति के किसी के कंप्यूटर में घुसता है, एक्सेस करता है, या डेटा चुराता है, डेटा डिलीट कर देता है, या उसमें कोई वायरस डाल देता है, ये सब इसी में आएगा। ये सब धारा 43 के तहत आता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये एक सिविल दायित्व है, सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल अपराध नहीं। सिविल इसमें जेल नहीं होती। नहीं, इसमें दोषी को हर्जाना कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, जो कि 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। 1 करोड़? हाँ। और धारा 54 में यह है कि अगर कोई संस्था कोई रिपोर्ट जमा नहीं करती या खातों का हिसाब नहीं रखती, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुए सिविल अपराध। अब आते हैं असल साइबर क्राइम पर। धारा 65 और 66 को ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल। पहले देखते हैं धारा 65, जो है छेड़छाड़ से संबंधित। किस तरह की छेड़छाड़? कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ। सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर की आत्मा होती है, उसका ब्लूप्रिंट। अगर कोई जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो ये एक अपराध है। हाँ, और इसके लिए 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है।
और अब आते हैं धारा 66 पर, जिसे हम आम भाषा में हैकिंग कहते हैं। देखिए, जब धारा 43 में बताया गया कोई भी काम, जैसे किसी के कंप्यूटर में घुसना या डेटा चुराना, हाँ, वो काम जब बेईमानी या कपटपूर्वक मतलब डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किया जाता है तो वो हैकिंग कहलाता है। अच्छा, तो क्या आपको समझ आया धारा 43 और 66 में जो मुख्य अंतर है वो नियत का है, इरादे का है? बिल्कुल सही। एक ही काम अगर बिना बेईमानी के इरादे के किया तो धारा 43, और अगर बेईमानी के इरादे से किया तो धारा 66। और धारा 66 में सजा क्या है? इसमें सजा है 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। अब एक बहुत ही ऐतिहासिक पॉइंट की बात करते हैं, धारा 66A, जो अब अस्तित्व में नहीं है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। एक केस हुआ था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में। मैंने सुना है इसके बारे में। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, है ना? बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि ये जो धारा थी, ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)A में दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार का उल्लंघन करती थी। क्योंकि इसमें आपत्तिजनक क्या है, ये बहुत अस्पष्ट था। हाँ, और इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था, तो कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। ये पॉइंट परीक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। चलिए, अब हम समाज पर असर डालने वाली धाराओं पर चर्चा करेंगे। धारा 67, 67A और 67B। हाँ, धारा 67 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई कामोत्तेजक मतलब obscene सामग्री प्रकाशित करने पर सजा होगी। कितनी सजा? पहली बार में 3 साल तक की जेल और 5 लाख का जुर्माना। और धारा 67A, ये इससे भी ज्यादा गंभीर है। हाँ, क्योंकि ये खास तौर पर उन सामग्रियों की बात करती है जिनमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स मतलब स्पष्ट यौन क्रियाएं दिखाई गई हों। अच्छा, तो ये ज्यादा गंभीर अपराध है और सजा भी ज्यादा है, 5 साल तक की जेल और 10 लाख का जुर्माना। लेकिन इन सबसे ज्यादा कठोर है धारा 67B। हाँ, और इस पर हमें खास जोर देना होगा। ये बाल अश्लीलता यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है। ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसमें बच्चों से संबंधित कोई भी अश्लील सामग्री बनाना या उसे फैलाना, ये सब शामिल है। और कानून इस पर 0 टॉलरेंस रखता है। पहली बार में ही 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना है। हाँ, और ये एक बहुत ही सख्त कानून है। सही बात है। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे गंभीर धाराओं की। हाँ, अब हम आ गए हैं साइबर आतंकवाद पर। धारा 66F। साइबर आतंकवाद की परिभाषा क्या है इस एक्ट के हिसाब से? कोई भी ऐसा साइबर हमला जिसका मकसद भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालना हो या लोगों में दहशत फैलाना हो, वो साइबर आतंकवाद कहलाएगा। हाँ, जैसे किसी पावर ग्रिड को हैक कर लेना या देश के बैंकिंग सिस्टम को ठप कर देना। और इसकी सजा? इसकी सजा है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसकी गंभीरता को समझना होगा। इसी से जुड़ी एक और धारा है धारा 70, जो संरक्षित प्रणाली यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात करती है। हाँ, सरकार कुछ जरूरी कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित कर सकती है, जैसे रक्षा मंत्रालय के सिस्टम या बैंकिंग के कोर सिस्टम। और इनमें बिना इजाजत घुसने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा, तो अपराध हो गया, पर अब सवाल ये है कि उसकी जांच कौन करेगा? ये धारा 83 में बताया गया है और ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो कौन कर सकता है जांच? इस एक्ट के तहत अपराधों की जांच कम से कम पुलिस निरीक्षक यानी पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही कर सकता है। इसे तो स्टार मार्क कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और इन अपराधों की प्रकृति क्या होगी, मतलब ये जमानती होंगे या नहीं? हाँ, ये भी जरूरी है। इसके लिए धारा 77B है। वो कहती है कि जिन अपराधों में 3 साल या उससे ज्यादा की सजा है वे संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और गैर जमानतीय यानी नॉन बेलेबल होंगे। और जिनमें 3 साल से कम की सजा है वो जमानतीय होंगे यानी बेलेबल होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई सरकारी आदेश से नाखुश है, तो वो अपील कहाँ कर सकता है? उसके लिए एक अपीलीय अधिकरण है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसका नाम क्या है? TDSAT। इसका पूरा नाम है दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण। और अपील करने के लिए कितना समय मिलता है? किसी भी आदेश के खिलाफ 60 दिनों के भीतर यहां अपील की जा सकती है और इसके पास सिविल कोर्ट जैसी ही शक्तियां होती हैं। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्य देखते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, जैसे इस एक्ट के तहत पहला दोष सिद्धि मतलब फर्स्ट कन्विक्शन का मामला कौन सा था? कौन सा था? वो था तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी का मामला। और एक नोडल एजेंसी का भी जिक्र है। हाँ, धारा 70A के तहत जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा के लिए NCIIPC नोडल एजेंसी है। एक और जरूरी बात, क्या ये एक्ट हर जगह लागू होता है?
नहीं, इसमें एक अपवाद है। ये एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जैसे कि चेक या डिमांड ड्राफ्ट इन पर लागू नहीं होता। और अंत में एक बार फिर से वो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट दोहराते हैं, धारा 43 और 66 में अंतर। हाँ, धारा 43 जो एक सिविल अपराध है, प्लस अगर उसमें बेईमानी की नीयत जुड़ जाए इज इक्वल टू, तो वो बन जाती है धारा 66 जो एक आपराधिक अपराध है। ये कॉन्सेप्ट तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। आइए अब पूरे लेक्चर का एक फटाफट रिवीजन करते हैं, एक सिलेक्शन वाली समरी। हाँ, जल्दी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। एक्ट लागू होने की तारीख 17 अक्टूबर सन 2000। संशोधन लागू होने की तारीख 27 अक्टूबर सन 2009। अपील का समय 60 दिन TDS एक्ट में। हैकिंग यानी धारा 66 की सजा 3 साल तक की जेल या 5 लाख का जुर्माना। अश्लीलता यानी धारा 67 की सजा, पहली बार में 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना। और सबसे गंभीर साइबर आतंकवाद की सजा, आजीवन कारावास। और आखिर में जांच कौन करेगा? कम से कम पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया तो स्टडी साधन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं। याद रखिए, मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। जय हिंद।